वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार द इंग्लिश ट्री क्लासेस में। द इंग्लिश ट्री क्लासेस में आज हम लोग जो चैप्टर उठाएंगे वो है प्रीपोजिशन। ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, सबसे पहले एक बात है कि प्रीपोजिशन की सही जानकारी, सटीक जानकारी फॉरेनर्स के लिए बहुत ही कठिन है और जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस इसकी जानकारी, इसको याद करना, इसके यूसेज को देखना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये बात माइकल स्वैन जो इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी इस बात को कही है कि फॉरेनर्स के लिए प्रीपोजिशन की जानकारी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो चलिए, उस मुश्किल को हम आसान करते हुए और आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि प्रीपोजिशन का ये जो चैप्टर है, इसको हम जनरली हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है कि जो बेसिक्स रूल हैं प्रीपोजिशन के, जिसमें आप डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस आते हैं उनमें प्रीपोजिशंस के जो यूज़ होते हैं उसको आप जानेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो आपको दूसरी वीडियो में दिखाया जाएगा, उसमें प्रीपोजिशंस के जो एडवांस्ड रूल हैं और ऐसे भी रूल्स जो कि आपने बहुत कम उनको देखा होगा या जाना होगा और आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो रूल्स होंगे। तो ये रूल्स आपको, जो एडवांस रूल्स होंगे, वो आपको सेकेंड वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। और प्रीपोजिशन का जो पहला प्रीपोजिशन जो स्टार्टिंग है, तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं पहले। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और वो प्लेस को, पोजीशन को, टाइम को या मेथड मतलब काम करने के तरीके को बताता है, उसे वो वर्ड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं इन, एट, विद, बाय, टिल, अनटिल, ऑन, अपॉन, etc। एग्जांपल है वी स्टेड इन द दिल्ली फॉर 1 month। हम 1 महीने के लिए दिल्ली में रहे थे। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है। तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि वी स्टेड इन, यहाँ पे इन जो बोल्ड है ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे फिर फॉर है, ये फॉर भी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का जैसे हमने देखा है डेफिनेशन कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो आप यहाँ पे देखिए इन वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है और ये किसके पहले आया है? दिल्ली के पहले आया। और दिल्ली क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो आपने देखा कि नाउन के पहले आया है। फिर यहाँ पे फॉर है, ये भी प्रीपोजिशन है और ये 1 month क्या है? एक नाउन फ्रेज है। तो ये फिर से यहाँ पे फॉर जो है वो नाउन के पहले आया है। द बुक इज़ ऑन द टेबल में ऑन प्रीपोजिशन है और द टेबल नाउन है। चलिए, तो प्रीपोजिशन को आगे हम लोग क्या है कि 2 कैटेगरी में बांटा है कुछ प्रीपोजिशंस को, जो है एक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और आगे जो आप पढ़ेंगे वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। तो कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज़ कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे एट, इन, ऑन, इनटू तो नहीं, एट, इन, ऑन, ये प्रीपोजिशन जो है ये आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इसको देखेंगे और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी देखेंगे। तो सवाल उठता है कि बेसिक सी कुछ बातें हम लोग अगर याद रख लें तो हमें इसको जानने में, समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। और पहली बात है कि एट और इन में क्या डिफरेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको आप जान लीजिए कि एट पॉइंट को दिखाता है। पॉइंट के बारे में आप जान लीजिए कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट का आकार बहुत छोटा होता है और पॉइंट की जो प्लेस होती है वो फिक्स्ड होती है, कहीं ना कहीं वो स्थिर होता है और उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो जब पॉइंट की बात हो तो हम ऐट का यूज़ करेंगे, चाहे ऐट का यूज़ प्लेस के लिए हुआ हो या ऐट का यूज़ टाइम के लिए हुआ हो। तो दोनों ही केस में जब पॉइंटेड एक्यूरेसी की बात होगी तो हम ऐट की बात करेंगे, और इन की जब बात तब करेंगे जब पॉइंटेड एक्यूरेसी की बात नहीं हो बल्कि एक बड़े एरिया या बड़े टाइम की बात हो, तो वहाँ पे इन का यूज़ होता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंसेस है ऐट और इन में।
कि एट जो है वो पॉइंट के लिए यूज़ होता है और इन जो है एक लंबे पीरियड या लंबे स्पेस के लिए यूज़ होता है। तो चलिए, पहला जो एट का यूज़ है कि किसी छोटे और निश्चित स्थान के लिए एट का यूज़ होता है, और एट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ प्लेस वेयर इन रेफर्स टू अ लार्ज एरिया सिटी, और जो इन है वो बड़े एरिया और सिटी के पहले आता है। एग्जाम्पल है वी वर स्टैंडिंग एट द मॉल। तो जो एट द मॉल है, हिंदी हुआ इसका कि हम लोग मॉल के पास खड़े थे। तो यहाँ पे मॉल एक छोटा सा पॉइंट हो गया, एक छोटा सा लोकेशन हो गया, तो इसमें हमने एट का यूज़ किया। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इन द मॉल भी होता है, तो इन द मॉल तब होता है जब आप मॉल के अंदर अगर खड़े हो तो आप यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं। तो वी वर स्टैंडिंग एट द मॉल, तो एट यहाँ पे सही है। वी मेट एट द पार्टी, हम पार्टी में मिले थे। पार्टी में मिले थे, अब सवाल उठता है कि फिर से आपके मन में ये बात आएगी कि इन द पार्टी भी होता है। तो इन और एट पे ये होता है कि इन होता है कि उस प्रोसेस के अंतर्गत अगर आप अंदर हैं, जैसे कि पार्टी चल रही है और उसमें आप अभी उसी के अंदर हैं, तो हो तब फिर आप उस कंडीशन में इन का यूज़ करते हैं। लेकिन एट द पार्टी का मतलब है कि पार्टी में का मतलब कि हम पार्टी में थे, हो सकता है बाहर भी हो, लॉन में भी हो, कहीं गार्डन में बैठे हो, पार्टी चल रही हो, यानी कि पार्टी के प्लेस को इंडिकेट कर रहा है एट। और इन का मतलब होगा कि एग्जैक्टली उसके अंदर आप शामिल हैं, तब इन का भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है। तो आपने देखा कि वी मेट एट द पार्टी हो रहा है। ही लिव्स एट चांदमारी। चांदमारी मोतिहारी का एक छोटा सा एक मोहल्ला है जो कि एजुकेशन का हब माना जाता है, और एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट्स के रहने सहने की व्यवस्था यहाँ पे रहती है अच्छी, और स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो चांदमारी हो गया। ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के साथ इन आ गया क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है, तो ही लिव्स एट दिल्ली लिखना गलत हो जाएगा। चलिए, अब सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है एड्रेस, नेम ऑफ द रोड, स्ट्रीट। एट का प्रयोग एड्रेस बताने के लिए होता है। याद रखिए, जब भी आप कभी एड्रेस को बताते हैं, एड्रेस को इंडिकेट करते हैं, तो आप वहाँ पे एट का यूज़ कीजिएगा। जैसे ही लिव्स एट 25 लिंक रोड, बांद्रा, मुंबई। वो उसका ये एड्रेस है 25 लिंक रोड, बांद्रा, मुंबई। लेकिन एड्रेस को अगर आपको नहीं बताना है, आपको सड़क के बारे में बताना है कि मैं इस सड़क में रहता हूँ, तो फिर वहाँ पे इन लगेगा। ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। ही लिव्स इन पार्लियामेंट स्ट्रीट, ही लिव्स एट पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं होगा, और एड्रेस के साथ इन का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे जो दिखा हुआ है। इसी बात को नोट में लिखा हुआ है कि स्ट्रीट, रोड के पहले इन का प्रयोग होता है, एट का नहीं। अ पार्टिकुलर प्लेस और पॉइंट विद इन द सिटी। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि हम जानते हैं जनरली क्या होता है कि जो भी बड़े शहर हैं, उन शहर के नाम के पहले हम जनरली इन का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे बड़े शहर के नाम के पहले भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कब करना होगा? तो वो तब होता है जब हम किसी बड़े शहर के किसी खास पॉइंटेड लोकेशन की बात करते हो और उसी लोकेशन पे हम रह रहे हो और उसके बाद वहाँ से निकल जा रहे हो। ऐसी स्थिति में हम बड़े शहर के नाम के साथ भी एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मुंबई के पहले इन का यूज़ हुआ है। लेकिन ही स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन हिज वे टू टोक्यो, वह मुंबई में रुका टोक्यो जाने के रास्ते में। टोक्यो जापान की राजधानी है। तो ही स्टॉप्ड एट मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई के पहले एट का यूज़ हुआ है। तो यहाँ एट का यूज़ ये बताता है कि वो मुंबई का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे वो रुका। वो समूचे मुंबई में नहीं रह रहा है या समूचे मुंबई की उसने शेयर नहीं की है, वो एयरपोर्ट पे रुका है और एयरपोर्ट से फिर वो आगे टोक्यो के लिए प्रस्थान करेगा। तो ही स्टॉप्ड एट मुंबई यहाँ सही होगा, क्योंकि एट मुंबई का मतलब हो गया कि मुंबई का एयरपोर्ट। जो आप यहाँ पे ये इसका नोट है, ये आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल से किसी बड़े शहर का बोध हो रहा है, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल से मुंबई के किसी खास स्थान अर्थात मुंबई एयरपोर्ट का बोध हो रहा है। आइए अब इन पे चलते हैं
कि पोजीशन इनसाइड समथिंग। जब, जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि जब किसी गैदरिंग में या किसी भी पार्टी में, मीटिंग के अंदर की जब बात हो तो वहाँ इन का यूज़ होता है, और उस प्लेस की एज ए होल बात हो तो किसका यूज़ होगा? एट का यूज़ होगा। जैसे आई सॉ हर इन द पार्टी, मैंने उसको पार्टी में देखा। तो पार्टी में देखा का मतलब कि पार्टी के अंदर मैं भी था, तो वो भी आई या वो पहले से थी। तो यहाँ पे इनका यूज़ भी, यहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। ही इज़ इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है, यानी ऑफिस के अंदर वह काम कर रहा है। इन के बाद आइए इनटू में चलते हैं हम लोग। तो एक चीज़ याद रखना होगा कि इनटू है और एक ऑनटू या अपॉन है। तो इनटू और ऑनटू अपॉन, इनटू जो है वो इन का ही एक दूसरा रूप है, और उसी तरीके से ऑनटू या अपॉन जो है वो ऑन का दूसरा रूप है। तो जैसे इन का मतलब अंदर होता है, इनटू का भी मतलब अंदर होता है, लेकिन इनटू एक मोशन दिखाता है कि अंदर जाने की गति को दिखाता है, वो मूवमेंट को दिखाता है। तो जब अंदर जाने में मूवमेंट को दिखाना हो तो आप इनटू का यूज़ करते हैं, और जब अंदर एक स्थिर स्थिति को दिखाना हो तो इन का यूज़ होता है। उसी प्रकार से ऑन टू और ऑन में क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, और जब कोई चीज़ किसी मूवमेंट के साथ ऊपर जाए, उस चीज़ के ऊपर जाए मूवमेंट के साथ, गति के साथ, तो फिर वहाँ पे ऑन टू या अपॉन का यूज़ होता है। तो चलिए, इनटू में क्या है कि इनसाइड मूवमेंट, इनटू का प्रयोग किसी के अंदर की गति की अवस्था को दर्शाता है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में छलांग लगाया। तो जाहिर सी बात है कि नदी में जाने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत थी, और मूवमेंट के साथ वो अंदर गया, तो इनटू का यूज़ यहाँ पे हुआ। इनटू का यूज़ होता है चेंज ऑफ फॉर्म के लिए भी। जब आप किसी भी एक चीज़ को, एक नाउन को दूसरे फॉर्म में आप जब चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें इनटू का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का जो फॉर्म हुआ चेंज होकर के वो आइस बन गया। तो यहाँ फॉर्म चेंज की बात हो रही है, तो वाटर टर्न्स इनटू आइस होगा। वाटर टर्न्स इन आइस लिखना गलत होगा। उसी प्रकार से ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको फॉर्म चेंज करना है, और किस फॉर्म में लाना है? इंग्लिश में लाना है। तो यहाँ फॉर्म चेंजिंग के लिए इनटू का यूज़ हुआ है। अब आइए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, तो एट, ऑन, इन, ये सब आपने देखा कि इनका यूज़ प्लेस के लिए भी होता है और इनका यूज़ ऑफ टाइम के लिए भी हो रहा है। तो जैसा कि एट का यूज़ पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हुआ था, इसी तरीके से अभी यहाँ पे एट का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। एट का प्रयोग किसी निश्चित समय का बोध कराने के लिए होता है, जैसे एट मिड डे, एट मिड नाइट, एट 10 AM, एट 5 PM। ये सारे जो हैं एक पॉइंटेड और एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का बोध करा रहे हैं। दूसरा है एट का यूज़ मील टाइम्स के लिए भी होता है। भोजन के नाम के पहले भी अगर आपको समय का बोध कराना हो तो एट लगाना पड़ेगा, जैसे एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, एट लंच, एट सपर, ये सब होता है। आई मेट हर एट लंच, मैं उससे लंच पर मिला, तो एट लंच। इन द लंच अगर आप लिखते हैं या इन लंच लिखते हैं या ऑन लंच लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको एक गलत एग्जाम्पल दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो त्यौहार, फेस्टिवल्स के नाम के साथ भी सामान्यतः एट का यूज़ होता है। एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली, ठीक है। आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि इन द दिवाली भी होता है या इन दिवाली भी होता है। सॉरी, इन द दिवाली तो नहीं होगा, इन दिवाली होता है, इन होली होता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट अलग हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं। अगला है, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के साथ एट का यूज़ होता है। ये ऑलरेडी फ्रेजेस होते हैं जो बने बनाए हैं, तो इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसा है एज इट इज़ हमें याद कर लेना है। एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट का मतलब कि अभी। एट द एज ऑफ की उम्र में, एट प्रेजेंट भी अभी अभी, एट नाइट रात में। आपको ये देखना होगा कि रात में एट नाइट और इन द नाइट भी होता है, तो दोनों के यूसेज में डिफरेंस होता है, और उन डिफरेंस की चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं कि इन द नाइट का मतलब क्या होता है और एट नाइट का मतलब क्या होता है। ही वॉक्स एट नाइट, वह रात में काम करता है। अर्थात कि जब नाइट का जनरल यूज़ हो कि हर नाइट की बात हो रही हो, तो वहाँ पे नाइट अपने साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करता है। ही वॉक्स इन द नाइट लिखना गलत होगा।
यदि किसी खास रात के बारे में अगर बात हो, स्पेसिफिक कोई स्पेशल नाइट हो, तो वहाँ पे आप नाइट के पहले इन का यूज़ करते हैं, ऐट का नहीं। अर्थात ऐट का यूज़ सामान्य हर रात के लिए होता है और इन का यूज़ नाइट के साथ किसी खास रात के लिए होता है, जिस रात में कुछ स्पेसिफिक घटा हो या कुछ मेमोरेबल हो। एग्जाम्पल है, ही वॉज मर्डर्ड इन द नाइट ऑफ 25 दिसंबर। अब यहाँ पे इन द नाइट यानी कि 25 दिसंबर की रात में वो उसका मर्डर हुआ था। तो ये स्पेसिफिक नाइट हो गई, तो यहाँ पे इन का यूज़ हुआ। अदरवाइज जनरल नाइट्स के लिए ऐट का यूज़ होगा। अब इन का यूज़ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबी समय अवधि का बोध कराने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल है इन 1998। तो आप जानते हैं 1998 1998 का साल बहुत लंबा होगा। ये कोई 5 बजे, 6 बजे, 5 o'clock, 6 o'clock वाला एक्यूरेट टाइम नहीं है। अप्रैल भी पूरा महीना होता है। इन द विंटर पूरा सीजन होता है जो 2-3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है। इन द इवनिंग मॉर्निंग, ये भी शाम और सुबह का समय होता है और इसके साथ भी इन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, फ्लावर ब्लूजम्स स्प्रिंग। इसमें आप इन का यूज़ करेंगे या ऐट का। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा है ऊपर सीजन के साथ में इन का यूज़ होता है। तो फ्लावर्स ब्लॉसम इन स्प्रिंग, हियर इज़ देयर एट 9:30 PM। हाउ लॉन्ग, अगर जब किसी वाक्य से कितने समय का उत्तर प्राप्त हो, यानी कि कितने समय का जवाब अगर कोई सेंटेंस दे रहा हो, तो वहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है कि ही इज़ अराइविंग इन अ फ्यू सेकेंड्स। वह कुछ ही सेकेंडों में आ रहा है, अर्थात कुछ समय में आ रहा है। आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई सेकेंड तो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही छोटा सा टाइम है, तो यहाँ ऐट होना चाहिए। तो नहीं, रूल ये कहता है कि कितने समय का जब उत्तर कोई सेंटेंस दे रहा हो तो उसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, द वर्क विल फिनिश इन एन आवर। अब यहाँ पे भी कितने घंटे में काम समाप्त होगा, तो 1 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। तो कितने समय का उत्तर प्राप्त होने वाले सेंटेंस में भी इन का यूज़ होता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग ऑन पे बढ़ते हैं। ऑन का यूज़ डे और डेट के लिए होता है। दिन तिथि के पहले ऑन का यूज़ होता है, ऑन फ्राइडे, ऑन 15 अगस्त, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ऑन मंडे मॉर्निंग। ऑन मंडे मॉर्निंग में आपने देखा कि मॉर्निंग में इन का यूज़ होता है, लेकिन मंडे के लिए यहाँ पे मंडे को प्रायोरिटी दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मंडे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ है। इन मंडे मॉर्निंग लिखना गलत होगा। निम्नलिखित वर्ड्स के साथ टाइम एक्सप्रेशन आने पर प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। अब आप ये देखिए कि ऑल, एनी, ईच, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, वन, सम, इनमें से कोई भी अगर वर्ड आता है और इसके बाद अगर टाइम एक्सप्रेशन आए, जैसे जनवरी, फ्राइडे, सैटरडे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, ये सब टाइम एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर इन वर्ड के बाद में टाइम एक्सप्रेशन आता है तो इन वर्ड्स के पहले ऑन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज़ मीटिंग मी नेक्स्ट फ्राइडे। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट नहीं होता तो आप क्या लिखते, ही इज़ मीटिंग मी ऑन फ्राइडे। तो ऑन फ्राइडे सही होता, लेकिन चूंकि अब फ्राइडे के पहले नेक्स्ट आ गया है तो अब ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर टाइम एक्सप्रेशन हुआ, इसके पहले अगर ये नेक्स्ट, एवरी, लास्ट वगैरह आता है तो फिर वो सेंटेंस प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है। शी मीट्स मी एवरी संडे होगा या ऑन एवरी संडे होगा, जाहिर सी बात है सिर्फ एवरी संडे होगा, क्योंकि ये एवरी के बाद टाइम एक्सप्रेशन आ गया है तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन टू। ऑन का प्रयोग किसी सतह के ऊपर स्थिर स्थिति को बताता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। एग्जाम्पल है आपके सामने, पुट द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पे पिक्चर को लटका दो, फिक्स कर दो। द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। जो कुत्ता है वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। ही वियर्स रिंग ऑन हिज फर्स्ट फिंगर होगा, ऑन हिज फर्स्ट फिंगर होगा, इन हिज फर्स्ट फिंगर नहीं होगा, क्योंकि उंगली पर पहनते हैं, उंगली में हम कहते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे इंग्लिश का ऑन आएगा।
ऑन टू जब किसी सतह के ऊपर मूवमेंट की बात हो तो ऑन टू का प्रयोग होता है। जैसे द कैट स्प्रैंग ऑन टू द टेबल, तो यहाँ भी कैट जो है वो बिल्ली टेबल के ऊपर ही है, लेकिन वो छलांग लगा के कूद के गई, तो उसके ऊपर जाने की प्रक्रिया में मूवमेंट भी शामिल है। तो इसीलिए जब मूवमेंट आता है तो ऑन टू या अपॉन का बोध होता है, यूज़ होता है। ही थ्रू द बॉल ऑन टू द रूफ, उसने बॉल को छत पर फेंका। ही थ्रू द बॉल ऑन द रूफ, ये लिखना उतना सही नहीं होगा। जब भी मूवमेंट की बात हो तो ऑन के स्थान पे इनटू का, ऑन टू का यूज़ होता है, और इन के स्थान पर इनटू का यूज़ होता है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग है एबव और ओवर। इन दोनों का मीनिंग होता है ऊपर, लेकिन दोनों के यूसेज में फ़र्क है। ओवर का जो यूज़ होता है वो पहली बात है कि टच करते हुए होता है, और ओवर पूरी तरीके से कवर करता है। दो बातें याद रखिएगा, ओवर टच का भी सेंस देता है और पूरी तरीके से कवर करने का भी सेंस देता है, और तीसरी बात होता है कि स्ट्रेट का सेंस देता है। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा ऊपर होना, या पूरी तरीके से ढक लेना, या फिर स्पर्श करना। इन तीन कंडीशंस के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो पहला है कि ओवर का प्रयोग किसी के सीधे ऊपर अथवा स्पर्श करते हुए के संदर्भ में होता है। स्प्रेड अ बेड शीट ओवर द बेड, तो आपने यहाँ पे देखा कि बेड के ऊपर इस बेड शीट को बिछाओ, तो यहाँ ओवर का यूज़ क्यों होगा, एबव का यूज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेड शीट जो होता है वो बेड को पूरी तरीके से कवर कर लिया होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि वो टच भी करता है, तो इसलिए जब टच का सेंस आए या पूरी तरीके से कवर करने का सेंस आए तो वहाँ ओवर का यूज़ होता है, और स्ट्रेट सीधा का भी सेंस आए तो भी, सीधा ऊपर, तो भी ओवर का यूज़ होता है। ही पुट ऑन ए हाफ स्वेटर ओवर ही शर्ट, यहाँ पे भी आप देखिए कि बॉडी को या शर्ट को टच करते हुए है, तो ये ओवर का यूज़ होगा, एबव का यूज़ यहाँ गलत हो जाएगा। अब आइए, ओवर का यूज स्पीड, एज, नंबर या मोर देन के संदर्भ में भी होता है। जब कोई सेंटेंस में स्पीड की बात चले कि इससे ज़्यादा, इतनी स्पीड से ज़्यादा, इतनी उम्र से ज़्यादा, इतनी संख्या से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपको ओवर का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल है, देयर वर ओवर 10,000 पीपल एट द funeral। funeral का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। जब कोई मरता है तो अंतिम संस्कार उसका किया जाता है, उसको funeral कहते हैं। तो देयर वर ओवर 10,000 पीपल, 10,000 से भी ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ पे आप देखिए मोर देन, से अधिक का बोध हो रहा है, ओवर का यूज़ हुआ है। डोंट ड्राइव ओवर 60 किलोमीटर पर आवर एज इट मे बी फैटल। फैटल का मतलब घातक, तो 60 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं चलाइए, ये डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ स्पीड की बात हो रही है तो इसके साथ ओवर का यूज़ होगा। ही वॉज ओवर 90 एट द टाइम ऑफ हिज डिमाइज। अब जो डिमाइज वर्ड है इसका मतलब होता है डेथ, मौत। तो अपनी मौत के समय वो 90 साल से भी ऊपर का था, 90 वर्ष से भी ऊपर का था। यहाँ पे आपने देखा 90 का यूज़ एज के लिए हुआ है। तो जब भी एज, स्पीड या मोर देन के सेंस में अगर अधिक आपको बताना हो तो ओवर का यूज़ होता है। ओवर का दूसरा यूज़ जो होता है वो एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए भी होता है। एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स क्रॉस ओवर द रोड्स। जो बिजली की तारें हैं वो सड़क के एक किनारे से दूसरे, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं, तो क्रॉस ओवर द रोड्स। तो एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी ओवर का यूज़ होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द गंगेज। गंगा के ऊपर पुल है, तो ओवर द गंगेज, यानी कि गंगा के एक छोर से दूसरी छोर तक वो पुल है। अब आइए, एबव का यूज़ है, ये भी ऊपर के लिए ही होता है, लेकिन इसका यूज़ बिना स्पर्श किए होता है। जैसे द बर्ड वॉज फ्लाइंग एबव हिज हेड, चिड़िया उसके सर के ऊपर उड़ रही थी। तो यहाँ दो कंडीशन आपको समझना होगा कि एक तो पहली बात कि चिड़िया सर के ऊपर उड़ेगी तो वो टच नहीं कर रही है, और दूसरी बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि सर के सीधा ऊपर उड़ रही है। आकाश में ऊपर उड़ रही है तो हो सकता है कि सीधे ऊपर ना भी हो। तो सीधा ऊपर नहीं होना और टच नहीं करना जब हो तो वहाँ एबव का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, द हिल वॉज एबव द लेक। अब यहाँ पे भी एबव द लेक है, अगर आप लिखते हैं कि ओवर द लेक तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहाड़ी थी वो लेक के, झील के ऊपर थी। तो झील के ऊपर का मतलब कि झील में ही ऊपर नहीं न थी,
झील के बगल में ऊपर थी पहाड़ी, और पहाड़ी के बगल में नीचे झील था। तो ऊपर तो है लेकिन स्ट्रेट सीधा ऊपर नहीं है। द बर्ड वॉज फ्लाइंग ओवर अबव हिज हेड। यहाँ पे दोनों का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि हो सकता है कि बर्ड सीधा ऊपर उड़ रही हो, या हो सकता है कि ये चिड़िया जो है वो सीधा ऊपर ना उड़ करके ऊपर उड़ रही हो। तो यहाँ दोनों का भी यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब आइए कि एबव का यूज़ मेजरमेंट के लिए भी होता है। जैसे अगर आपने टेम्परेचर, हाइट, टैलेंट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ऊपर के लिए सेंस दे रहे हैं तो एबव का यूज़ हर हाल में होगा, ओवर का नहीं होगा। तो याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले केस में एबव का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है द वाटर लेवल रोज एबव डेंजर मार्क। पानी जो है खतरे के निशान से ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है क्योंकि डेंजर मार्क जो भी होगा वो तो एक पैमाइश होगी, और उस पैमाइश के ऊपर जब पानी जा रहा है तो जाहिर सी बात है एबव का यूज़ होगा। तो यानी कि आपने देखा कि हाइट या मेजरमेंट का सेंस यहाँ पे आ रहा है। ही इज़ एबव एवरेज इन इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस में यानी समझ में बाकी अन्य लोगों से ऊपर है। तो यहाँ पे एबव का यूज़ किस नाउन के लिए हुआ है? इंटेलिजेंस के लिए हुआ है, और इंटेलिजेंस कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब भी आपको ऊपर की बात बतानी हो तो एबव का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है रीडिंग और राइटिंग के लिए, कि अगर आपको रीडिंग और राइटिंग में ऊपर का यूज़ करना हो तो आप एबव लिखेंगे, ओवर नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल है द एबव रिटन लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर लिखे हुए जो लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को अगर आप लिखते हैं कि द ओवर रिटन लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसी का दूसरा पेयर है वो है बिलो और अंडर का। बिलो और अंडर दोनों के जो हिंदी होते हैं वो नीचे होते हैं। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप ओवर का यूज़ ऊपर के सेंस में करते हैं उसी तरीके से अंडर का यूज़ होता है नीचे के सेंस में, कंडीशन वही रहते हैं। और जिस तरीके से आप एबव का यूज़ ऊपर के लिए करते हैं उसी कंडीशन में बिलो का यूज़ नीचे के लिए होता है। जैसे अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में उसी संदर्भ में होता है जिस प्रकार ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे कवर्ड डायरेक्टली अंडर, आपने देखा था कि कवर्ड और डायरेक्टली अप या सीधा ऊपर होने के लिए हमने ओवर का यूज़ किया था। तो उसी तरीके से कोई ढका हुआ हो या सीधा नीचे हो तो वहाँ अंडर, नीचे के लिए अंडर का यूज़ होगा। एग्जाम्पल है पुट द लेटर अंडर द पिलो। अब अंडर द पिलो का मतलब तकिए के नीचे चिट्ठी को रखो। तो जाहिर सी बात है कि ये ढका हुआ है, चिट्ठी जो है वो तकिए से ढकी हुई होगी। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अब टेबल है उसके नीचे अगर बिल्ली है तो सीधा नीचे है, टेबल के सीधा नीचे है। तो जब भी सीधा नीचे होगा या ढका हुआ होगा तो अंडर का यूज़ होगा। और उसी प्रकार से आप पिछले ओवर का यूज़ को अगर आप याद करना चाहते हैं तो अगर कोई चीज़ सीधा ऊपर हो या ढका हुआ हो तो वहाँ पे ओवर का यूज़ होता है। इसमें पुट द लेटर बिलो द पिलो लिखना गलत हो जाएगा। अंडर का यूज़ नंबर एज में कम होने के लिए भी होता है, जैसे ओवर के सेंस में हो रहा था। देयर वर अंडर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 30 से भी कम बच्चे थे। संख्या नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। शी इज़ अंडर 16, वो 16 साल से भी कम उम्र की है, एज की बात हो रही है। अब आइए बिलो के लिए। तो बिलो जैसे एबव का यूज़ होता है ऊपर के लिए वैसे ही बिलो का यूज़ होता है उसी कंडीशन में नीचे के लिए। जैसे सीधा नीचे नहीं, एबव जो था वो सीधा ऊपर नहीं था, उसी प्रकार से बिलो सीधा नीचे नहीं। जैसे द लेक इज़ बिलो द माउंटेन, जो लेक है वो पहाड़ी के नीचे है, तो पहाड़ी के बाद में नीचे है, सीधा नीचे तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिलो का यूज़ हुआ है। द लेक इज़ अंडर द माउंटेन लिखना गलत होगा क्योंकि पहाड़ के बिल्कुल अंदर नीचे ही अगर लेक हो यानी भूगर्भ में, तब जा कर के ये सेंटेंस सही हो सकता है। मेजरमेंट के लिए भी, हाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए, टैलेंट के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ यहाँ पे बिलो का यूज़ हो रहा है। आपको याद होगा कि टैलेंट के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर ऊंचे के लिए यूज़ करना होता है तो एबव का यूज़ होता है। द टेम्परेचर इज़ बिलो 10, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है तो बिलो का यूज़ हुआ है, 10 से नीचे टेम्परेचर है। द वाटर लेवल इज़ बिलो डेंजर मार्क, खतरे के निशान से, ये आपको मेजरमेंट हो गया, नीचे है पानी का स्तर।
हर हेयर हैंग्स बिलो हर वेस्ट, यहाँ भी मेजरमेंट हो गया कि उसकी जो बाल हैं वो उसके कमर से भी नीचे आते हैं, इतने लंबे उसके बाल हैं। शी इज़ बिलो एवरेज, यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हो गया टैलेंट के सेंस में कि वो जो है एवरेज बच्चे से भी कम उसकी बुद्धि है, मंद बुद्धि है वो, तो बिलो एवरेज होगा। अंडर एवरेज अगर आप बोलिएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आइए बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स में फ़र्क ये होता है कि बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी बगल में। द चाइल्ड इज़ सिटिंग बिसाइड हर मदर, बच्चा जो है अपने माँ के बगल में बैठा हुआ है, यानी एक आदमी के बगल में जो दूसरा आदमी बैठता है उसके लिए हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बिसाइड में एस लग जाता है तो बिसाइड्स हो जाता है, और उसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, यानी के अलावे। के अलावे का मतलब एक तो ये है ही है, इसके अलावे दूसरा भी। जैसे एग्जांपल है बिसाइड्स जापनीज ही नोज चाइनीज़ आल्सो, जापनीज़ भाषा के अलावे वो चाइनीज़ भी जानता है। कहने का मतलब कि वो जापनीज़ तो जानता ही जानता है, लेकिन साथ साथ उसके चाइनीज़ भी वो जानता है। अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि बिसाइड जापनीज़ ही नोज चाइनीज़ आल्सो, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसका हिंदी होगा बिसाइड जापनीज़, जापनीज़ के बगल में वो चाइनीज़ भी जानता है। जबकि आप कहना चाहते हैं जापनीज़ के अलावे चाइनीज़ भी जानता है, तो उसके लिए के अलावे के लिए बिसाइड्स का यूज़ होता है। अब आइए बिसाइड और बिसाइड्स तो हम समझ गए, तो बिसाइड और एक्सेप्ट को भी समझते हैं कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों का मीनिंग होता है के अलावे, लेकिन एक्सेप्ट का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग, यानी को छोड़कर, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग, यानी को शामिल करते हुए। जैसे ही मेट एवरीबडी एक्सेप्ट हर, वो सबसे मिला उसको छोड़ करके। मान लीजिए उससे हो सकता है उसकी टेंशन हो, ब्रेकअप हो गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सबसे उसकी नज़रें मिली, लेकिन उससे उसने अपनी नज़रें नहीं मिलाई। तो ही मेट एवरीबडी एक्सेप्ट हर, यानी उसको छोड़ करके। दूसरा एग्जाम्पल है ही प्लेज ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट द तबला, वह सारी इंस्ट्रूमेंट बजाता है तबला को छोड़कर, यानी तबला वो नहीं बजाता है। अब कंपेयर में आप आइए तो ही नीड्स अ बुक बिसाइड्स अ पेन, उसे एक किताब चाहिए पेन के अलावे, अर्थात पेन भी चाहिए और बुक भी चाहिए, यानी इंक्लूडिंग, बिसाइड्स मतलब इंक्लूडिंग को साथ रखते हुए। ही नीड्स अ बुक एक्सेप्ट अ पेन, अर्थात यहाँ पे ये हो जाएगा कि उसे एक किताब चाहिए, पेन नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट छोड़ करके और बिसाइड्स उसको लेते हुए। चलिए हम लोगों ने जितना पढ़ा है तो फटाफट इसका एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, और एक्सरसाइज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ तक समझे हैं। द प्लेन लैंडेड एट सिंगापुर या इन सिंगापुर, जाहिर सी बात है एट सिंगापुर होगा, क्योंकि सिंगापुर एयरपोर्ट की बात हो रही है, एट सिंगापुर होगा। सिंगापुर एयरपोर्ट में प्लेन लैंड की और उसके बाद प्लेन वहाँ से कहीं और जाने वाली होगी तो चली गई होगी, ठीक है, तो एट होगा। आई विल मीट यू दिवाली मंडे एट या ऑन, आपको याद होगा कि एट दिवाली तो हमने पढ़ा है, लेकिन चूंकि यहाँ एट दिवाली नहीं होगा, यहाँ पे ऑन दिवाली मंडे होगा, क्योंकि जो मंडे है इस मंडे के अकॉर्डिंगली प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन आएगा। आई विल मीट यू ऑन दिवाली मंडे, यानी कि मंडे को जो दिवाली है उस दिन हम आपसे मिलेंगे। आई विल मीट यू एट दिवाली, अब यहाँ पे सिर्फ दिवाली की बात हो रही है तो यहाँ पे एट दिवाली होगा। ये याद रखिएगा, ये सब कंपैरिजन आपको एरर में या जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं, खास करके प्रीपोजिशंस जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके बैंक के, एसएससी के और जितने भी एसएससी के और भी एग्जामिनेशन है, जैसे एमटीएसएस, एलडीसी है, सीजीएल है, बैंक क्लर्क पीओ है, उसके बाद एनडीए है, सीडीएस है, एयरफोर्स है, एमबीए है, क्लैट है, ये सारे एग्जामिनेशंस में ग्रामेटिकल टैलेंट या ग्रामेटिकल जो नॉलेज है उसका किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होता है। तो आपको इन सब एग्ज़ाम्स में ये प्रीपोजिशन आपके लिए मददगार साबित होंगे, और इसका जो नेक्स्ट
वीडियो होगा उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है और बेसिक्स के बाद जो एडवांस होता है जिससे आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन बनाने का, फॉर्म होने का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो उसको मिस नहीं कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और इन दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा, तो प्रीपोजिशन आपकी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। ही इज़ लिविंग फॉर अ ट्रिप द वीकेंड एट ऑन इन एट द वीकेंड, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है इसलिए एट का यूज़ होगा। और ये फ्रेज भी है एट द वीकेंड। वीकेंड का मतलब क्या होता है? सप्ताहांत, यानी सैटरडे संडे को हम वीकेंड कहते हैं। डेथ वैली इज़ 56 मीटर्स बिलो सी लेवल या अंडर सी लेवल, बताइए। डेथ वैली जो है वो सी लेवल के 56 मीटर नीचे है, तो जाहिर सी बात है वो सी लेवल के डायरेक्टली नीचे होगा क्या, लेकिन डायरेक्टली नीचे होने के बावजूद भी मेजरमेंट की बात हो रही है तो बिलो सी लेवल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है। द टीचर्स द स्टूडेंट्स वर आल्सो प्रेजेंट, बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों में से आप देखिए बिसाइड अगर आप लिखेंगे तो यहाँ बगल में सेंस हो जाएगा, तो टीचर्स बगल में स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, ऐसा ये सेंटेंस सुटेबल नहीं हो रहा है। और बिसाइड्स का मतलब कि के साथ साथ के अलावे, तो बिसाइड्स द टीचर, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे बिसाइड्स इसका आंसर होगा। द चीफ सेक्रेटरी वॉज सीटिंग बिसाइड द CM बिसाइड्स द CM। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही वर्ड यहाँ पे सही हो सकते हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल बनाया था वो तो बनाया था बिसाइड के लिए कि ये सेंस देना मैं चाह रहा था कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो CM के बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि बिसाइड्स भी यहाँ आ सकता है अगर हम ये सेंस देना चाहें कि चीफ सेक्रेटरी CM के अलावे चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो दोनों ही सेंस में ये सेंटेंस उतर सकता है। अगर आप बोलना चाहें कि चीफ सेक्रेटरी के CM के बगल में चीफ सेक्रेटरी बैठे थे तो बिसाइड का यूज़ होगा, और अगर आप बोलना चाहें कि CM के अलावे चीफ सेक्रेटरी बैठे थे तो बिसाइड्स का यूज हो जाएगा। मुंबई डज नॉट स्लीप नाइट, तो एट नाइट, रात में मुंबई नहीं सोती है, जनरल नाइट की बात हो रही है। आई सॉ हिम एट क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स का मीनिंग होता है चौराहे, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं, तो ये पिन पॉइंटेड लोकेशन हो गया, तो जाहिर सी बात है पिन पॉइंटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे टाइम हो या लोकेशन हो, उसके लिए एट का यूज़ होता है। ही हिड अ कॉइन बिलो हिज फुट और अंडर हिज फुट, तो अंडर की बात होगी क्योंकि सीधा नीचे, जब सीधा नीचे हो तो अंडर, सीधा ऊपर हो तो ओवर, अंडर होगा। द कैट जम्प्ड अपॉन या ऑन टू द टेबल, यानी कि ऑन जो है वो हो रहा है और मूवमेंट के साथ हो रहा है, इसलिए अपॉन या ऑन टू का यूज़ यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए हमने पार्ट 1 वी हैव फिनिश द पार्ट 1 ऑफ प्रीपोजिशन चैप्टर, और इसको आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और आपको कोई भी इसमें अगर परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन है, तो बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं, और हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे रहे हैं, जिसको आप अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप उसको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपके इनपुट्स का हमें इंतज़ार रहेगा कि ये वीडियो कैसा था और इसमें क्या और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपके सजेशंस के लिए भी हम आभारी रहेंगे अगर आप भेजते हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू अगेन इन प्रीपोजिशन।